माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, आपका दोस्त, आपका गाइड रितेश धीर फिर नए कोर्स के साथ आपके सामने है। यह कोर्स है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की हिस्ट्री के 7th चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का। एज यूजुअल आसान हिंदी भाषा में कई एग्जाम्पल्स के साथ, कई किस्सों के साथ हम ये कोर्स कवर करेंगे। दोस्तों, मेरी क्लास में जल्दबाजी, शॉर्टकट्स नहीं होते। हम वैसे ही पूरा कोर्स करते हैं जैसे आपके स्कूल्स में होता है या होना चाहिए। आपका बेस, आपकी नींव तैयार करने की मैं कोशिश करता हूं। आप जब कमेंट कर, लाइक कर, शेयर कर, मेरे से एक दोस्ती का रिश्ता सा बना लेते हैं, तो मैं हर आपसे, आपकी जरूरत से, आपके कैरियर से खुद को जुड़ा महसूस करता हूं। और ये वीडियोस बनाने की मोटिवेशन भी है और यही कारण है। दोस्तों, अपने चारों ओर नजर डालो। प्रिंट के बिना क्या कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं? आपकी बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, आपका बैग, स्कूल के पैम्फलेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मंदिर में रखा हनुमान चालीसा, गुरु ग्रंथ साहब, पिक्चर्स, ताश की गड्डियां, रसोई के आइटम के कवर, पॉलिथीन, बैग, शूज के बॉक्स, मोबाइल की इंस्ट्रक्शन, फ्लेक्स और आज के जमाने में इस वीडियो में लिखे जाने वाले वर्ड्स, सब कुछ क्या कुछ नहीं प्रिंट से ही पॉसिबल है। मॉडर्न जनरेशन में जन्म लेने वाले हम लोग इसको कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि लगता ही नहीं कि कुछ 100 साल पहले तक ये कुछ था ही नहीं। पेपर भी सबके पास नहीं था, इसलिए तो शायद बुक्स नालंदा, तक्षशिला की महान यूनिवर्सिटीज में रखी जाती थी, जहां दूर दूर से स्टूडेंट्स आ रहकर पढ़ते थे। गुरु शिष्य परंपरा थी, जहां गुरु अपने स्टूडेंट्स को सब ओरली ट्रांसफर कर देता था। इसलिए हमारी पुरानी कथाओं में भी सुनने का विधान है, पढ़ने का नहीं। इतना पुराना नहीं जाएंगे। इस कोर्स में हम कवर करेंगे पहले पहल कहां और कैसे लिखा जाना शुरू हुआ, छपना कहां और कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह लकड़ी के ब्लॉक्स से छाप लगाई जाने लगी, चाइना में छपाई की डिमांड क्यों थी और कैसे वहां छपाई से क्या चेंजेस आए, चाइना से प्रिंट की टेक्निक कहां गई और फिर कैसे और मॉडर्नाइज होकर वापस चाइना में आ गई, जापान में प्रिंट कल्चर कैसे आया, वहां क्या प्रिंट होता था और उकियो क्या था। दोस्तों, छापने की टेक्निक, प्रिंट की टेक्निक सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई और यह छपाई हाथ से होती थी। लगभग AD 594 से चाइना में एक लकड़ी के ब्लॉक को इंक लगाकर उसे कपड़े पर रगड़कर किताबें प्रिंट की जाने लगी थी। अब दोस्तों, पहले वाला कागज काफी पतला तो होता ही था, साथ साथ पोरस भी होता था, यानी इंक दूसरी साइड पहुंच जाती थी, तो दोनों तरफ प्रिंट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो एक ही साइड प्रिंट कर कागज को अकॉर्डियन स्टाइल में फोल्ड करके किनारियों को सिल देते थे। दोस्तों, अकॉर्डियन एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हवा भर के बजाया जाता है। आप मेरे साथ साइड में आई अकॉर्डियन की पिक्चर देख सकते हैं। बहुत ही स्किल्ड कारीगर बहुत ही उम्दा सफाई से और कैलीग्राफी का यूज कर किताबों के डुप्लीकेट बनाते थे। दोस्तों, कैलीग्राफी लिखाई को कहते हैं। दोस्तों, क्राइस्ट से 2000 साल पहले चाइना में एक जिया डायनेस्टी थी जिसके रिटन रिकॉर्ड्स में खूबसूरत कैलीग्राफी का इस्तेमाल हुआ है, यानी चाइना का लिखाई से संबंध कोई 3000 साल पुराना है। दोस्तों, काफी लंबे टाइम तक एक सबसे ज्यादा छपाई के मटेरियल को प्रोड्यूस चाइना की इंपीरियल यानी राजा की सरकार करती थी। उस समय में भी चाइना एक बड़ा ही तगड़ा सरकारी डिपार्टमेंट वाला सिस्टम रखता था, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट यानी ब्यूरोक्रेट्स थे, जिनकी भर्ती एक टफ सिविल सर्विस एग्जाम से होती थी। इस एग्जाम के लिए बहुत सारी किताबें छपवाई जाती थी, जिसका खर्चा राज्य सरकार उठाती थी। पर दोस्तों, 16th सेंचुरी से स्टूडेंट कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होने लग गए, तो इससे एग्जाम बुक्स की प्रिंटिंग भी ज्यादा करनी पड़ गई थी। अब दोस्तों, 17th सेंचुरी तक चाइना में भी अर्बन कल्चर आ गया था। यह अर्बन कल्चर यूरोप वाले अर्बन कल्चर से काफी डिफरेंट था, पर इस अर्बन कल्चर से प्रिंटिंग में काफी नई नई चीजें आने लगी, यानी छपाई डाइवर्स हो गई। अब सिर्फ स्कॉलर यानी विद्वान लोग और ऑफिशियल यानी अधिकारी लोग ही प्रिंटेड माल का यूज नहीं करते थे, बल्कि और भी कई लोग करने लगे थे। जैसे व्यापारी रोज के धंधे की इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते थे। पढ़ना एक फुर्सत का काम भी बन गया था। नए नए पढ़ने वाले लोगों को फिक्शन यानी कहानियां, पोएट्री यानी कविताएं, ऑटोबायोग्राफीज यानी खुद के जीवन पर लिखी कहानियां,
क्लासिक बुक्स की कलेक्शन यानी एंथोलॉजीज और रोमांटिक नाटक काफी पसंद आने लगे थे और अमीर लेडीज ने पढ़ना तो शुरू किया, कुछ ने कविताएं और नाटक भी लिखने शुरू कर दिए। स्कॉलर ऑफिशियल लोगों की बीवियों ने अपने काम और जिंदगियों के बारे में भी लिखना स्टार्ट किया। अब यह पढ़ने का जो नया नया रिवाज चला था, इससे कई नई टेक्नोलॉजी भी आई। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जरूरत आविष्कार की मां होती है, यानी जरूरत से ही आविष्कार पैदा होता है। मैंने आपको शायद पहले वीडियोस में बताया ही है कि कैसे चाइनीज खरबूजे को काटा गया था, यानी अलग अलग यूरोपियन पावर्स ने उसे खरबूजे की तरह काटकर आपस में बांट दिया था। तो इन वेस्टर्न पावर्स ने अपने अपने बेस चाइना में बसाने शुरू किए। साथ साथ ये वेस्ट में डेवलप हुई प्रिंटिंग की टेक्निक्स और मैकेनिकल यानी मशीन से चलने वाली प्रेस भी ले आए। वेस्टर्न के स्टाइल पर बने स्कूल्स की जरूरत पूरा करने के लिए शंघाई प्रिंटिंग का एक नया हब यानी सेंटर बन गया और धीरे धीरे हाथ से होने वाली छपाई की जगह अब मशीनें करने लगी थी। जैसे दोस्तों, पहले पेंटर लोग पिक्चर्स बनाते थे, आज ये जगह फ्लेक्स मशीनों ने ले ली है। अब दोस्तों जापान की बात करते हैं। चाइना से बुद्ध भिक्षु हाथ से प्रिंट करने की टेक्निक अपने साथ एडी 768 से 770 के बीच में जापान ले आए। बुद्ध धर्म की डायमंड सूत्र जापान की 868 एडी में छपी सबसे पुरानी किताब है। 6 पेज की इस बुक में टेक्स्ट यानी लेख के साथ वुड पर खोदकर छापे गए पिक्चर्स भी हैं। अब ये पिक्चर्स आमतौर पर कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर या कागज के नोटों पर बनाए जाते थे। मेडिवल यानी मध्यकालीन जापान में कवि लोग और लेखक लोग दोनों की रचनाएं छपती थी। किताबें सस्ती भी होती थी और काफी उपलब्ध भी थी। दोस्तों विजुअल मटेरियल जैसे पिक्चर्स के छपने से कई नई नई प्रैक्टिसेस शुरू हो गई। एडो शहर, जो बाद में टोक्यो के नाम से जाना जाने लगा, उसके फलते फूलते शहरी सर्कल में इलुस्ट्रेटेड पेंटिंग्स की कलेक्शन में एक बड़ा ही शालीन शहरी कल्चर दिखाया गया था, जिसमें आर्टिस्ट थे, कर्टिजन यानी तवाइफे थी और टी हाउस में इकट्ठे लोग थे। दोस्तों चाय का जापान में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। मेहमान को ऐसे ही चाय नहीं पिलाई जाती, बल्कि उसकी एक बड़ी ही इलेबोरेट और मान देने वाली सेरेमनी होती है। कई मूवीज में, बुक्स में और इवन डोरेमोन में इस टी सेरेमनी को दिखाया गया है। दोस्तों लाइब्रेरीज और किताबों की दुकानें हाथ से छपे कई तरह के माल से भरे पड़े थे, जैसे औरतों के लिए बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर बुक्स, हिसाब किताब, टी सेरेमनीज, फूलों से सजावट जिसे इकेबाना कहते हैं, तमीज व्यवहार, कुकिंग और मशहूर जगहों के ऊपर भी किताबें छपती थी। दोस्तों कितगावा उतामारो नाम के आर्टिस्ट का जन्म 1753 में एडो में हुआ। उकियो नाम के आर्ट फॉर्म को डेवलप करने में इनका बड़ा योगदान है। उकियो को तैरती दुनिया का आर्ट भी कहते हैं। इसमें आम आदमियों के, खासकर शहरी लोगों के एक्सपीरियंसेस को दिखाया जाता है। यह प्रिंट उस टाइम के अमेरिका और यूरोप पहुंचे और कई महान आर्टिस्ट जैसे मैनेट, मोनेट और वैन गोग को भी इन्होंने इंप्रेस किया। सुताया जुजबोरो जैसे पब्लिशर्स कुछ मुद्दे को पहचानते थे, आइडेंटिफाई करते थे किसी थीम को, और आर्टिस्ट को पैसे देकर उस थीम पर पेंटिंग बनवाते थे। फिर एक काफी स्किल्ड लकड़ी तराशने वाला उस पेंटिंग को एक लकड़ी के ब्लॉक पर चिपका देता था और पेंटर की बनी लाइंस के हिसाब से उस वुड ब्लॉक को तराशना शुरू कर देता था। इस प्रोसेस में ओरिजिनल और असली पेंटिंग तो बर्बाद हो जाती थी, पर लकड़ी का ठप्पा तैयार हो जाता था जिससे प्रिंट किए जाते थे। दोस्तों यूरोप में प्रिंट कहां से आया? अमीर लोग कैसे प्रिंट करवाते थे और आम जनता कैसे करवाती थी? क्या प्रिंट एक्चुअल में यूरोप में चल पाया? प्रिंट का किताबों पर और किताबों का प्रिंट पर क्या असर पड़ा, जानेंगे अपने अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय करने लगे हैं तो आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा। सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं, बल्कि नए वीडियो आते ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे आने वाले हैं। इसके लिए नीचे दिए गए बेल और बटन को भी क्लिक कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।